My name is Abha Tiwari and I teach chemistry. Now today in this lecture I am going to start with an important chapter of class 10th, that is chemical reactions and equation. ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल. अब मैंने इतने सालों में ना ऐसे काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हेट करते हैं. ठीक है, और वो क्यों हेट करते हैं? जस्ट बिकॉज मेनी ऑफ देम आर नॉट एबल टू राइट एन केमिकल इक्वेशन, और जो केमिकल इक्वेशन लिख भी लेते हैं वो बेचारे उसे बैलेंस नहीं कर पाते. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, एंड हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अब ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हियर वी विल सी हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इन रिएक्शंस वगैरह के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे अबाउट चेंज. ठीक है, अब चेंज होता क्या है? चेंज मतलब बदलाव. ठीक है, आपने एक सेइंग सुनी होगी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट? अब लेट अस सी हाउ इज दिस वर्ड चेंज एसोसिएटेड टू केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री में चेंज दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज. ठीक है, अब आप बोलोगे कि फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, तो एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं इसको. पहले बात करेंगे अबाउट द फिजिकल चेंज. ठीक है, तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अ पैरामीटर सच एज टेम्परेचर और प्रेशर. मतलब बेसिकली अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करोगे तो जो भी चेंज उस सब्सटेंस के अंदर आएगा तो दैट चेंज विल बी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. एक एग्जाम्पल अगर दूँ मैं तुम्हें, तो मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो आप जब आपने देखा होगा जब आप आइस को फ्रिज से बाहर निकालते हो तो होता क्या है कि धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लगती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो आइस में भी वो H2O ही था एंड पानी में भी क्या है, वो H2O ही है. ऐसा सच उसके अंदर का कुछ कॉम्पोजिशन थोड़ी चेंज हुआ है, सिर्फ हुआ क्या है कि फिजिकल स्टेट चेंज हुआ. पहले सॉलिड था, अब लिक्विड हो गया. सिंपल. एक और एग्जाम्पल दूँ तो आपने पढ़ा होगा अबाउट ड्राई आइस इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. अब ड्राई आइस बनाते कैसे हैं? इसको बनाते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड से. तो CO2 को अगर आप प्रेशराइज करो बहुत ज़्यादा तो होता क्या है कि वो गैस से सॉलिड में चला जाता है. ठीक है, अब ड्राई आइस में भी CO2 है एंड गैस में भी CO2 था. अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेम्परेचर रिलीज करोगे तो होगा क्या कि फिर से सॉलिड से गैस में आ जाएगा. मतलब वी कैन से दैट फिजिकल चेंजेस दे आर ऑल्सो रिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग का भी तो उल्टा कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग हुआ, लिक्विड में आ गया, फिर से उसको फ्रिज में रख दो, फिर से क्या होगा, जम जाएगा. यस, फिर से आइस बन जाएगा. सो वी कैन से दैट फिजिकल चेंजेस दे आर ऑफन रिवर्सिबल. ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इन अ फिजिकल चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम. अभी जैसे मैंने आपको बोला कि चाहे वो आइस हो या वाटर हो, दोनों में तो होता वो H2O ही है, राइट? सिमिलरली या तो ड्राई आइस हो या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, दोनों के अंदर वो CO2 ही है, राइट? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होता, and it is due to the external parameters like temperature or pressure. Now we'll talk about chemical change. Now chemical change is a change in which the composition of the substance changes. ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑल टुगेदर एक नया सब्सटेंस ही बन जाएगा. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस इन अ केमिकल चेंज. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया टाइप्स ऑफ चेंजेस की. ना अब टेक्स्ट बुक में ना आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एंड आपको उन एग्जाम्पल्स को बाइफरकेट करना है कि वेदर दोज आर केमिकल चेंजेस और दोज आर फिजिकल चेंजेस. ठीक है, तो एक एक करके इनको हम देखेंगे. पहले हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर. ये अभी हमने डिस्कस किया, मेल्टिंग ऑफ आइस. तो होता क्या है, अगेन कुछ नया चीज़ नहीं बना, कॉम्पोजिशन इज स्टिल द सेम, सो इट्स अ फिजिकल चेंज. लिख लिया. नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड. जब खाना पकाते हो, ठीक है, आप तो क्या ही पकाते रहोगे, बट जब आपकी मम्मी खाना पकाती है तो आपने देखा होगा कि ऑल टुगेदर नई चीज़ बन जाती है ना, और वो रिवर्सिबल थोड़ी है, फिर से कच्चा थोड़ी होता है खाना. ठीक है, तो इट्स अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट राइपनिंग ऑफ फ्रूट. ठीक है, तो मतलब बेचारा हमारा फ्रूट भी है जो भी पक गया है बेचारा. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब फ्रूट बन जाता, जब राइप हो जाता है तो होता क्या है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना, फिर से अगेन कच्चा नहीं कर सकते, एंड उसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड. अब आपको करना क्या, यहाँ पे दही जमाना है. ठीक है, तो जब दूध से दही बनता है तो अगेन सेम डिस्कशन, वापस से आप दूध नहीं बना सकते ना, एंड उसके अंदर का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, मतलब ऑल टुगेदर नई चीज़ बन गई.
तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब देखो, आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता क्या है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, अब वेपर फॉर्म में भी H2O है एंड लिक्विड फॉर्म में भी H2O ही था, एंड ये रिवर्सिबल भी तो है। जो इवेपोरेट हुआ है वो वेपर कंडेंस होकर फिर से पानी भी तो बन सकता है। ठीक है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्टमक। ठीक है, अब जो भी आप फूड खाते हो, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, द फूड विच वी ईट फ्रॉम दैट वी गेट एनर्जी। अब मैं जो इतना बोल भी रही हूँ, तो ये बोलने के लिए भी जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। तो जो ग्लूकोज होता है हमारे फूड में, दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। बनता क्या है? CO2 एंड H2O, मतलब नया प्रोडक्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, एंड गिव्स आउट एनर्जी। ठीक है, तो ऑल टुगेदर कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज चेंजिंग, सो इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रिडक्शन ऑफ नैफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, अब नैफ्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा आपके कबर्ड में, शेल्फ्स में, इवन आपके शू रैक में रखा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप नैफ्थलीन बॉल रखते हो तो कुछ दिनों के बाद नैफ्थलीन के जो बॉल्स होते हैं उनके साइज जो होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, अभी रिड्यूस क्यों होता है? कोई खाता थोड़ी है नैफ्थलीन बॉल, है ना? तो ये रिडक्शन जो है क्यों होता है? बिकॉज जो नैफ्थलीन बॉल है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स अ सब्लिमेशन रिएक्शन, जो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, तो होता क्या है? सब्लिमेशन हो रहा है, तो एज सच सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, सो इट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेनिंग ऑफ अ टाइल बाय लेमन जूस। अभी कभी आपने घर पे देखा होगा कि टाइल पे अगर लेमन जूस गिर जाए तो टाइल जो है ना वो स्टेन हो जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं उसमें। ठीक है, क्यों? बिकॉज वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, सो इट्स अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अब जब आप गलती से कभी कभार ग्लास की कोई चीज़ गिरा दो, मतलब गिरा नहीं दो, गिर जाए आपसे अगर, तो डांट तो खाते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट देन अगर जब ग्लास गिर जाता है तो वो टूट जाता है ना, इनटू पीसेस। बट पहले भी वो ग्लास था, अभी भी वो ग्लास ही, मतलब उसके अंदर का कॉम्पोनेंट अभी भी सेम ही है। सिर्फ फ़र्क क्या हुआ है? उसके टुकड़े जो है ना, साइज उनका छोटा हो गया है। ठीक है, पार्टिकल साइज छोटा हो गया है उसका। तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ आइस इज अगेन अ फिजिकल चेंज। ठीक है, सो दिस वॉज रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट केमिकल चेंज। ठीक है, अब मैंने एक बच्चे को बुलाया और मैंने उसको बोला कि भाई तुझे बता मेरे को कि तुझे क्या लगता है कि केमिकल चेंज के दौरान एक्चुअली में होता क्या होगा। ठीक है, तब ये बच्चा भी अपना स्मार्ट है, इसने क्या बोला कि जब भी केमिकल चेंज होता है देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, स्मार्ट है बंदा, ध्यान दो आप इसका, कि व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल चेंज हमेशा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस they undergo bond breaking and are transformed into new substance। मतलब पुराने सब्सटेंस जो है वो नए सब्सटेंस बन गए, पुराने सब्सटेंस के बॉन्ड टूट गए एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड। ठीक है, मतलब पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बना। ठीक है, ये तो है दुनिया का दस्तूर, पुराना बॉन्ड बनता है, टूटता है, तभी तो नया बॉन्ड बनता है ना। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में ऑल टुगेदर नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। तो वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे और इस डेफिनेशन को छाप लो अपने बुक में। ठीक, चलो नेक्स्ट अब हम ना एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एक कॉपर सल्फेट का फ्लास्क ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दे रहे हैं फ्लास्क में, सॉरी। ठीक है, एंड कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है दैट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है इट इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, एंड इट इज ब्लू इन कलर, इसके लिए इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट करा है यहाँ पे जिंक का स्ट्रिप। ठीक है, जिंक स्ट्रिप को यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट करा हुआ है। अब होता क्या है कि जिंक जो है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी ज़्यादा है कम है ये हम कैसे पता लगाएंगे, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल।
ठीक है, जो हम थर्ड लेक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ समझ लो कि जो जिंक होता है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, खुद क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इफ़ यू कैन सी हियर सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज कॉपर सल्फेट से बन गया जिंक सल्फेट। ठीक है, और होगा क्या कि जो कॉपर बाहर निकला है वो धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस जो रिएक्शन, इस जो एक्टिविटी हमने करी है, तो इस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, हम इसको नोट करेंगे ना टैबुलर फॉर्मेट, मतलब जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उनको हम नोट करेंगे। तो क्या इस रिएक्शन के दौरान तुम्हें कलर चेंज दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। जो ब्लू कलर था वो धीरे 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 फेड हो रहा है। ठीक है, गैस रिलीज हुई? नहीं, गैस भाई कोई रिलीज नहीं हुई। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ? यस, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, नेचर ऑफ द चेंज इज केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी जो टेक्स्ट बुक में दिया था, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑल टुगेदर नया सब्सटेंस बन रहा है ना। यहाँ पे जिंक सल्फेट एंड कॉपर नई चीज़ बन गई। ठीक है, अब ये जो पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन है कि जिंक डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट गिविंग यू जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ये बार बार पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को जो हमने डिस्कस किया अभी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हुआ क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक ने रिएक्ट करा एंड इट इज गिविंग यू जिंक सल्फेट एंड कॉपर, राइट। ठीक है, सो ये जो रिप्रेजेंटेशन करा है हमने यहाँ पे, ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इनटू वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन का डेफिनेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसे और कंसाइज कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सिंबल तो तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें सही पता होना चाहिए, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सही से लिखोगे तभी आप इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे सही तरीके से, है ना। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही लिखने के लिए तुम्हें पता होनी चाहिए वैलेंसीज। ठीक है, अब वैलेंसी क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज वैलेंसी अगर पता होगा तभी उन वैलेंसीज को आप क्रिस क्रॉस करोगे। वो अक्षय कुमार का मीम है ना, वैसे याद कर लो कि आपका वैलेंसी करनी है क्रिस क्रॉस, एक टेक्निक है क्रिस क्रॉस जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं 8th 9th में। ठीक है, तो जब आप वैलेंसी क्रिस क्रॉस करोगे देन यू विल गेट अ करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे आयंस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो आपको 10th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हियर वी हैव हाइड्रोक्साइड का आयन, यहाँ पे है हमारे पास क्लोराइड का आयन, यहाँ पे है ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट है, बाइकार्बोनेट है, एल्यूमिनेट है, सिल्वर है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है। ठीक है, तो ये जितने भी आयंस देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, इन सब की जो वैलेंस है दैट इज 1। ठीक, नेक्स्ट कुछ और आयंस देख लेते हैं। हियर वी हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, जिंक, वी हैव बेरियम, ये ऑक्साइड है O2 माइनस, सल्फाइड, क्रोमेट, कार्बोनेट, सल्फेट एंड जिंकेट। ठीक है, तो ये जितने भी आयंस है इन सब के ऊपर चार्ज देखो 2 का है, या तो +2 है या तो -2 है, तो इन सब की वैलेंसी है 2। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको एक पेपर में लिख लो और इसको ना चिपका दो कहीं पे अपने रूम में, तो रोज़ रोज़ देखोगे ना तो धीरे धीरे आप इसको बाहट कर लोगे, स्लोली। इसको बाहट करने के लिए ना कई सारे आदि वादी बिगाड़ते हैं, तो तुम्हें वैसे याद करना है तो वैसे याद कर लो। ठीक है, तो जैसे मन चाहे याद कर लो पर याद कर लेना। ठीक है, तभी तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही से लिखने आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 1 and 2 वैलेंसीज वाले कुछ आयंस। अब कुछ ऐसे भी आयंस हैं जिनके वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर दिखाता है 1 and 2 एंड आयरन दिखाता है 2 and 3। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जब भी 2 वैलेंसी आ जाए ना तो छोटी वाली वैलेंसी अस, बड़ी वाली इक, ऐसे याद कर लेना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर Fe2+ दिया हो तो दिस इज फेरस, अस बोल दिया देखो हमने, और अगर Fe3+ दिया हो तो इट इज़ फेरिक,
इक बोल दिया। तो सिमिलरली क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक भी बोल सकते हो, +1 एंड +2 को, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग कॉपर एंड आयरन का बात, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी फिक्स होती है, इट इज़ +3, ठीक है। अब हम लोगों ने कुछ वैलेंसीज देख लिए, अब हम देखेंगे फाइनली हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इतना देर से जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि वैलेंसी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वैलेंसी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो निकालेंगे कैसे, वो देखते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है, तो एल्यूमिनियम इज Al एंड ऑक्साइड O इज O, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 अभी देखा, एंड ऑक्साइड इज -2, पिछले वाली स्लाइड में देखा था। अब इसको कर दो क्रिस क्रॉस, ठीक है। बनेगा क्या, बनेगा Al2O3, ठीक है। अब मान लो मुझे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, तो Cu इज कॉपर, सल्फेट इज SO4। कॉपर का वैलेंसी +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये क्यों स्टेबल है वो आप 11th-12th में पढ़ोगे, अभी के लिए याद कर लो कि कॉपर की ज़्यादा स्टेबल जो वैलेंसी होती है दैट इज़ +2 एंड सल्फेट इज -2। क्रिस क्रॉस हो गया क्या, 2 कैंसल, इतना बेसिक मैथ्स तो अपने को भी आता है। क्या बनेगा यहाँ पे, CuSO4, ठीक है। अब मान लो मुझे लिखना है फॉर्मूला फॉर फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक मतलब Fe की वैलेंसी +3 एंड ऑक्सीजन इज -2, सो क्रिस क्रॉस करेंगे क्या बन जाएगा, बन जाएगा Fe2O3। मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, तो Al इज +3 एंड सल्फेट इज -2, क्रिस क्रॉस अगेन क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। मान लो जिंक ऑक्साइड की फॉर्मूला लिखनी है, ZnNO, Zn इज +2, ऑक्सीजन -2, क्रिस क्रॉस अगेन 2 उड़ा दो, कैंसल, बना क्या, ZnO, ठीक है। तो विद दिस हम लोगों ने देख लिया कि हाउ विद द हेल्प ऑफ अ वैलेंसी वी कैन राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज एंड सिंबल का यूज करेंगे इन एन इक्वेशन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4, जिंक इज Zn, जिंक सल्फेट इज ZnSO4 एंड कॉपर अगेन इज Cu, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्ड में लिखा था ना, इसको हम लोगों ने और छोटा कर दिया और कंसाइज कर दिया, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक केमिकल रिएक्शन का with the help of a chemical formula or even with the help of symbols, this is called as chemical equation, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा how to derive a molecular formula and how with the help of that molecular formula we can write a chemical equation, ठीक है। चलो अब टेक्स्ट बुक में कुछ और एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनको हम थोड़ा टाइम बाद डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। वो स्टेप्स क्या क्या हैं, पहला स्टेप रिएक्टेंट जो होता है, मतलब द सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग द रिएक्शन, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंस नया बन जाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, LHS। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, आपके 2 साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, जिसको आप इक्वल वगैरह करते हो। तो यहाँ पे भी जो आपका रिएक्टेंट है वो याद रखना, हमेशा वो लिखा जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ पे लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये हो गए 2 रूल। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो। यहाँ पे देखो एरो बना है। अब याद रखो कि एरो का जो हेड है, जो उसकी मुंडी है, वो कहाँ पे रहेगी, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, एंड टेल होगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ देयर आर 2 और मोर रिएक्टेंट्स, जैसे कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक, एंड इफ देयर आर मोर देन 1 प्रोडक्ट ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना, देन दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ प्लस साइन। देखो यहाँ पे हमने प्लस लिखा है बीच में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन को लिखने के, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फर्दर मोर स्टेप्स। अब रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो आप, कैसे बनाओगे, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट क्या है, जैसे कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए हम लिखते हैं S, लिक्विड के लिए भी राइट L, गैस के लिए अपन लिखते हैं G, ठीक है। अब जैसे कि हम
कोई सॉल्ट है जिसको हमने अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो उस सोल्यूशन को, द सोल्यूशन ऑफ दैट सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड एज एन एक्वस सोल्यूशन, एंड एक्वस सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्यूब, याद रखना इसको, ए क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट, अब कई बार क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान बनता है प्रेसिपिटेट। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज अ इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। मतलब मान लो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसमें से एक आधा प्रोडक्ट ऐसा है जो डिसॉल्व नहीं होता, इट इज़ इनसोल्यूबल, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे, है ना। तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, एंड उसको इंडिकेट करेंगे हम बाय एन डाउनवर्ड एरो, ठीक है, ये देखो डाउनवर्ड एरो बना दिया। एंड जो गैस बनती है प्रोडक्ट साइड पे, उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम बाय एन अपवर्ड एरो, ठीक है। देखो सिंपल है, गैस जो है वो उड़ता है तो अपवर्ड एरो दिखा दो, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे बैठता है तो डाउनवर्ड एरो दिखा दो, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारा पहला वाला इक्वेशन जो भी हम लोगों ने देखा उसको लिखें, फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4 गिविंग यू व्हाट, ZnSO4 एंड Cu था, ठीक है। अब यहाँ पे जो जिंक था वो सॉलिड था ना, जिंक की स्ट्रिप ली थी हमने। कॉपर सल्फेट वॉज एन एक्वेस मीडियम, क्योंकि उसका हम लोगों ने सोल्यूशन बनाया था पानी में। अगेन जिंक सल्फेट जो बना दैट इज ऑल्सो एक्वेस, एंड कॉपर जो बन गया वो डिपॉजिट हो गया नीचे, तो इट इज सॉलिड, ठीक है। तो बाय दिस वी कैन मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक। नेक्स्ट, अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं ना कैरी आउट करने के लिए यू रिक्वायर सम स्पेशल कंडीशंस। नाउ व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस? जैसे कि आपको लग सकता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट हो गया, कभी कभार आपको हीट करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल कंडीशंस आप दे रहे हो, इन्हें आप लिखते हो ऑन एरो, रिटन ऑन द एरो, ठीक है। अब हीट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, आप उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो ट्राइंगल बनाया है इसको अपन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप हीट करोगे तो एरो पे ऐसा डेल्टा बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम रिएक्शंस जहाँ पे कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मतलब फॉर एग्जांपल एसिड वगैरह जब यूज़ करते हो तो एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है ना। तो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के नीचे ना आप ये लिखते हो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, ये वर्ड, ठीक है। तो कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, ये आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नीचे लिखते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस कर लेंगे जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है। एक ही एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे द फर्स्ट एक्टिविटी विच सेज अस इज दैट वी हैव टू हीट अ लाइमस्टोन इन एन इवेपोरेटिंग डिश। मतलब आपको एक इवेपोरेटिंग डिश लेना है और उसके अंदर आपको डालना है लाइमस्टोन, ठीक है, एंड उसको आपको हीट करना है। इस तरीके को सेटअप मिल जाएगा, एंड वट एवर द चेंजेस यू सी, वट एवर योर ऑब्जर्वेशन, उसको आप टैबुलर फॉर्मेट में नीचे लिख दो, ठीक है। अब लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, याद रख लो इसको, ठीक है। कैल्शियम Ca, कार्बोनेट इज CO3, कैल्शियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस 2 टू कैंसल, क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? इट इज CaCO3, काको3, है ना। इसको हीट कर रहे हैं, अब हीट कर रहे हो तो फिर ट्राइंगल वाला साइन डाल दो एरो पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला इज CaO, एंड इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसको डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम, बट अभी डिस्कस कर लेते हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड सिंस CO2 गैस है तो यहाँ पे आप अपवर्ड एरो भी डाल सकते हो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड, ठीक है। अब नोट करेंगे व्हाट आर द चेंजेस। कलर चेंज हुआ है? नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट भी वाइट है एंड कैल्शियम ऑक्साइड भी वाइट है, तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ। गैस रिलीज हुई? यस, गैस रिलीज हुई है, CO2 की गैस रिलीज हुई। टेम्परेचर चेंज? यस, हुआ है यहाँ पे। नेचर ऑफ द चेंजेस? केमिकल चेंज, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है,
ठीक है, बिकॉज नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे आपको पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन लेना है। क्रोमेट है, डाइक्रोमेट नहीं है ये। पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन लेना है एंड यू हैव टू ऐड दैट इन द सोल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब पोटेशियम क्रोमेट जो होता है ना, इट इज़ दिस येलो कलर का सोल्यूशन। ठीक है, येलो कलर का होता है पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, एंड पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम इसके क्रोमेट इज CrO4, तो पोटेशियम की वैलेंसी +1, क्रोमेट की -2, क्रिस क्रॉस ये बन जाएगा K2CrO4। सो दिस इज योर पोटेशियम क्रोमेट। लिख दिया K2CrO4, एक रिएक्टेंट ये हो गया। एंड नीचे है तुम्हारे पास बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट इज Ba की वैलेंसी +2, सल्फेट -2, क्रिस क्रॉस 2 उड़ा दो, कैंसिल, क्या मिलेगा BaSO4। ठीक है, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट एंड बनेगा बेरियम क्रोमेट दैट इज BaCrO4। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बेरियम क्रोमेट मिला है ना, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। ये जो तुम्हें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना, दिस इज अ बेरियम क्रोमेट BaCrO4। तो प्रेसिपिटेट है तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड एरो डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली, सिंपल। नेक्स्ट, कलर चेंज हुआ है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में, यस हुआ है। गैस रिलीज्ड, नो, कोई गैस रिलीज नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज हुआ है, यस, एंड नेचर ऑफ द चेंजेस, इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, चलो थर्ड एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वी हैव टू मिक्स 2 सॉल्यूशंस, एक है सोडियम कार्बोनेट एंड दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है एंड जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है, दोनों कलरलेस सोल्यूशन है एज यू कैन सी हियर। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, चेक कर लेना वैलेंसी से आप, फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, एंड कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2। ठीक है, अब होगा क्या, बनेगा NaCl एंड बनेगा यहाँ पे CaCO3। ठीक है, अभी जो CaCO3 बन रहा है, याद है अपने फर्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस किया, इट्स लाइमस्टोन। ठीक है, काको3, तो ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट। ये जो सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। ठीक है, तो चलो चेंजेस देखते हैं। कलर चेंज यस हुआ है, गैस रिलीज नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज यस, एंड नेचर ऑफ द चेंजेस केमिकल चेंज। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट द फोर्थ एक्टिविटी। द फोर्थ एक्टिविटी इज हीटिंग ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड। माइंड यू इट्स थैलिक नॉट पैथैलिक, P साइलेंट है। ठीक है, अब इस तरीके का सेटअप है तुम्हारे पास, एक वॉच ग्लास ले लो, उसमें थैलिक एनहाइड्राइड ले लो, उसके ऊपर फनल उल्टा करके रख दो। ठीक है, और फनल के ऊपर कॉटन प्लग लगा दो। ठीक है, और उसको हीट करो। तो होगा क्या यहाँ पे कि जब आप थैलिक एनहाइड्राइड को हीट करते हो, ठीक है, इट अंडरगोज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन होगा मतलब वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पर ये जो गैस बना है थैलिक एनहाइड्राइड का, ये उड़ेगा थोड़ी। तुम लोगों ने वहाँ पे क्या करा है, कॉटन ठूस रखा है ऊपर, तो उड़ेगा नहीं। होगा क्या कि धीरे धीरे जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड है वो वापस से कूल डाउन होके यहाँ पे ऐसे नेक पे डिपॉजिट होने लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सी द चेंजेस। कलर चेंज हुआ नहीं, क्योंकि वही है ना, कुछ नया चीज़ तो बन ही नहीं रहा। नीचे भी थैलिक एनहाइड्राइड है, ऊपर भी थैलिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, गैस रिलीज्ड नो, टेम्परेचर चेंज नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। नेचर ऑफ द चेंज इज फिजिकल। ठीक है, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हियर। ठीक है, सो हियर हम लोगों ने इस लेक्चर में अब तक देखा कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, वैलेंसीज की बात करी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना है उसकी बात करी। ठीक है, एंड फाइनली उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे डालना है उसका बात किया। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशंस। ठीक है, एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्विज हैं। ठीक है, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा आप कितना नॉलेज रिटेन कर सकते हो, आपको कितना आता है। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।